हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको JVVNL परीक्षा में पूछे गए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टॉप MCQ क्वेश्चन करवाएंगे। आज हमारा JVVNL का पेपर सेकंड है। इससे पहले हमने पेपर फर्स्ट क्लियर कर लिया है। जिसने भी वह वीडियो नहीं देखा हो वह वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि आपकी परीक्षा में आपको मदद मिल सके। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का सीधा अनुपातिक होता है। आपको बताना है एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का सीधे अनुपातिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह करंट के वर्ग के सीधा अनुपातिक होता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था, नीचे दिया गया कौन सा उपकरण AC व DC दोनों में 1 वाट मीटर के रूप में कुशलतापूर्वक काम करता है। आपको बताना है नीचे दिए गए उपकरणों में से AC व DC दोनों में 1 वाट मीटर के रूप में कुशलतापूर्वक काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डायनेमोमीटर, जो कि AC व DC दोनों में 1 वाट मीटर के रूप में कुशलतापूर्वक काम करता है। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ऐसा वैद्युतिक परिपथ जिसमें अनंत प्रतिरोध होता है एक परिपथ कहलाता है। आपको बताना है एक ऐसा वैद्युतिक परिपथ जिसमें अनंत प्रतिरोध होता है वह क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, वह ओपन प्रतिरोध कहलाता है, ओपन परिपथ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मेगर को खास तौर पर को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको बताना है मेगर को खास तौर पर किसे मापने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, बहुत अधिक प्रतिरोध मापने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। समांतर में जोड़े गए 10 ओम, 20 ओम और 40 ओम के रेजिस्टरों का समतुल्य प्रतिरोध होगा। आपको बताना समांतर क्रम में 4 प्रतिरोध जोड़े गए, उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5.71 ओम, जो कि कैसे आता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो R का मान होगा इसमें 40/7, तो 40 में 7 का भाग देंगे तो 5.71 ओम इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉन्स्टेंट और मैंगानीन एलॉय का इस्तेमाल मल्टीप्लायरों में मानक रजिस्टर बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यह निम्न ताप गुणांक होता है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, अत्यधिक प्रतिरोधों को मापने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक उपकरण है जो बिजली के केबलों का इंसुलेशन प्रतिरोध होता है। आपको बताना है अत्यधिक प्रतिरोध को मापने के लिए इस्तेमाल होने वाला उपकरण कैसा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेगा ओम मीटर का प्रयोग हम अत्यधिक प्रतिरोधों को मापने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को ट्रांसफार्मर के रूप में जाना जाता है। आपको बताना पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को किस ट्रांसफार्मर के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वोल्टेज ट्रांसफार्मर के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगर किसी सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी है तो इसका रिएक्टिव पावर क्या होगा। आपको बताना है अगर किसी सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी है तो इसका रिएक्टिव पावर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, इसका रिएक्टिव पावर का मान 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, गर्म करने के लिए बिजली के स्टोव में इस्तेमाल होने वाला बेस मटेरियल है। आपको बताना है गर्म करने के लिए बिजली के स्टोव में इस्तेमाल होने वाला बेस मटेरियल किसका होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वह नाइक्रोम का होता है। आपको ध्यान रखना है वह नाइक्रोम का बना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पंखा भनभनाट की आवाज़ के साथ चलता है। आपको बताना है अगर कोई पंखा भनभनाट की आवाज़ के साथ चलता है तो वह किस वजह से हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुश खराब होने के कारण उसमें भनभनाट की आवाज़ उत्पन्न होने लगती है। अगला क्वेश्चन है, पंखे में कैपेसिटर का क्या प्रयोजन है। आपको बताना है पंखे में कैपेसिटर का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फेज शिफ्ट देना, फेज शिफ्ट देना इसका प्रमुख कार्य होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किसी वस्तु के नमूना की मोटाई से को विभाजित करके गणना की जाती है। आपको बताना है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किसी वस्तु के नमूना की मोटाई से विभाजित करके गणना की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रेकडाउन वोल्टेज से विभाजित करके इसकी गणना की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, का इस्तेमाल आमतौर पर डीसी उपकरणों के शंट के लिए किया जाता है। आपको बताना है किसका इस्तेमाल आमतौर पर डीसी उपकरणों के शंट के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैग्नीन का उपयोग आमतौर पर डीसी उपकरणों के शंट के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच इस्तेमाल होने वाला
इंसुलेटिंग मटेरियल है। आपको बताना है कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच जो इस्तेमाल किया जाता है वह इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, वह इंसुलेटिंग मटेरियल जो कि माइका होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। फ्लेइंग के दाएं हाथ का नियम की दिशा पहचान करने में इस्तेमाल होता है। आपको बताना है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसकी दिशा पहचान करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा की पहचान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 230 वोल्ट पावर सप्लाई वोल्टेज 100 ओम के सीरीज में समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट के लिए आवश्यक कुल करंट क्या होगा? आपको बताना है 203 वोल्टेज पावर सप्लाई वोल्टेज और 100 ओम की सीरीज में समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट के लिए आवश्यक कुल करंट का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2.3 एम्पियर्स का मान होगा। आपको ध्यान रखना है इसका मान निकालने के लिए आई बराबर वी अपॉन आर होता है। तो आई बराबर वी अपॉन आर, तो वोल्टेज का मान दे रखा है 230 वोल्टेज, प्रतिरोध का मान दे रखा है 100 वोल्टेज, तो आई का मान इसका होगा 2.3 एम्पियर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड इस्तेमाल किए जाते हैं? आपको बताना है हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड इस्तेमाल किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन एक, ऑप्शन एक, इसमें एक डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जैसे जैसे डीसी जनरेटर की रफ्तार बढ़ती है वैसे वैसे प्रेरित वोल्टेज का मान क्या होगा? आपको बताना है जैसे जैसे डीसी जनरेटर की रफ्तार बढ़ती है तो प्रेरित वोल्टेज का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है, उसके प्रेरित वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। कौन सा जनरेटर कोई अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होने पर भी वोल्टेज को बढ़ा सकता है? आपको बताना है वह कौन सा जनरेटर है जिसका कोई अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होने पर भी वोल्टेज को बढ़ा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेपरेटली एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर जो कि अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होने पर भी वोल्टेज को बढ़ा सकता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। उच्च आवृत्तियों पर सबसे बेहतर कार्य करने वाले बाईपास कैपेसिटर का प्रकार है? आपको बताना है उच्च आवृत्तियों पर सबसे बेहतर कार्य करने वाले बाईपास कैपेसिटर का प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वह सिरेमिक प्रकार का कैपेसिटर होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस कैपेसिटर का जीवनकाल अपेक्षाकृत कम होता है? आपको बताना है निम्न में से किस कैपेसिटर का जीवनकाल अपेक्षाकृत कम होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, या इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जिसका जीवनकाल अपेक्षाकृत कम होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर की प्लेटों पर आवेश व्यंजक द्वारा निरूपित किया जाता है। आपको बताना है कैपेसिटर की प्लेटों पर आवेश का मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्यू बराबर सी वी होता है। अगला क्वेश्चन है बिना लोड पर डीसी सीरीज मोटर की चाल होगी। आपको बताना है बिना लोड पर डीसी सीरीज मोटर की चाल क्या होगी? तो इस चाल का मान अनंत हो जाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अनुनाद आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिबाधा का मान के समान होता है। आपको बताना है अनुनाद आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिबाधा का मान के समान होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कैपेसिटर की प्रतिक्रिया के समान होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है अनुनाद आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिबाधा मान कैपेसिटर की प्रतिक्रिया के समान होता है। अगला क्वेश्चन है अगर आपूर्ति की आवृत्ति कम हो जाती है तो कैपेसिटिव रिएक्शन क्या होगा? आपको बताना है अगर आपूर्ति की फ्रीक्वेंसी का मान कम हो जाता है तो कैपेसिटिव रिएक्शन का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसका मान 2 गुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जर्मेनियम डायोड की हास परत पर वोल्टता होती है। आपको बताना है जर्मेनियम डायोड की हास परत पर वोल्टता का मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 0.3 वोल्टेज। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। वह बिंदु जिस पर लोड लाइन प्रतिच्छेद करती है कहलाता है। आपको बताना है वह बिंदु जिस पर लोड लाइन प्रतिच्छेद करती है वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेचुरेशन पॉइंट, उसे हम सेचुरेशन पॉइंट कहते हैं। आपको ध्यान रखना है वह बिंदु जिस पर लोड लाइन प्रतिच्छेद करती है उसे हम सेचुरेशन पॉइंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे यूनिवर्सल बायस के नाम से भी जाना जाता है? आपको बताना है निम्न में से किसे यूनिवर्सल बायस भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वोल्टेज डिवाइडर बायस। वोल्टेज डिवाइडर बायस को हम यूनिवर्सल बायस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है नॉन साइनोसाइडल तरंग उत्पन्न करने वाले ऑसिलेटर्स कहलाते हैं। आपको बताना है नॉन साइनोसाइडल तरंग उत्पन्न करने वाले ऑसिलेटर क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वह रिलेक्शन ऑसिलेटर्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है अनडेम्प्ड ऑसिलेशंस का आयाम
रहता है। आपको बताना है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का आयाम रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थिर, इसका मान स्थिर रहता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एएफ एम्पलीफायर में प्रयुक्त सबसे सामान्य प्रकार की कपलिंग होती है। आपको बताना है एएफ एम्पलीफायर में प्रयुक्त सबसे सामान्य प्रकार की कपलिंग कैसी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें आरसी कपलिंग होती है। अगला क्वेश्चन है किसी क्रिस्टल पर यांत्रिक प्रतिबल और विकृति लगने पर क्रिस्टल में एक ईएमएफ प्रेरित होता है जो कहलाता है। आपको बताना है किसी क्रिस्टल पर यांत्रिक प्रतिबल और विकृति लगने पर क्रिस्टल में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है जो क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसे हम पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। 415 वोल्टेज आरएमएस की एसी आपूर्ति द्वारा अधिकतम मान क्या होगा। आपको बताना 415 वोल्टेज आरएमएस की एसी आपूर्ति द्वारा प्राप्त अधिकतम मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 587 वोल्टेज, इसका राइट आंसर होगा 587 वोल्टेज मान होगा, क्योंकि वी आर एम एस बराबर होता है वी मैक्सिमम इंटू 0.0707, तो वी मैक्सिमम का मान ज्ञात करने के लिए हम 415 में 0.707 का भाग देंगे, तो इसका राइट आंसर होगा 587 वोल्टेज, इसका वी मैक्सिमम का मान हो जाएगा 587 वोल्टेज। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यदि एक स्मार्टफोन बैटरी में 12 वोल्ट पर प्रचलित है। आपको बताना है यदि एक स्मार्टफोन की बैटरी 12 वोल्ट पर प्रचलित है और गेम खेलने के दौरान इसमें 0.8 एम्पीयर की धारा आपूर्ति की जानी है तो कितनी पावर की आवश्यकता होगी, तो आपको बताना है इसे कितनी पावर की आवश्यकता होगी। P बराबर V इंटू आई होता है, तो वोल्टेज 12 वोल्टेज इंटू आई का मान है 0.8 वोल्टेज 0.8 एम्पियर, तो इसको गुणा करने पर इसका मान आएगा 9.6 वाट, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी 9.6 वाट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वह एकमात्र वायरिंग जो छत के सबसे छोटे रूट से की जा सकती है और कम समकोण मोड की आवश्यकता होती है। आपको बताना है वह एकमात्र वायरिंग जो छत के सबसे छोटे रूट से की जा सकती है और कम समकोण मोड की आवश्यकता होती है क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर का उसे हम कंडक्ट सरफेस वायरिंग कहते हैं, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 500 वाट का टोस्टर 30 मिनट तक चालू रखने पर उपयोग की गई ऊर्जा कितनी होगी। आपको बताना है 500 वाट का टोस्टर है जिसे 30 मिनट तक चालू रखने के लिए उपयोग की गई ऊर्जा कितनी होगी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 900 किलो जूल, क्योंकि W बराबर P इंटू टी होता है, तो P का मान देख रखा है 500 इंटू टाइम का मान दे रखा है 30 मिनट, तो 30 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे तो इसको गुणा करने पर 900 किलो जूल आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा दिए जाने पर किसी माध्यम में शेष चुंबकत्व कहलाता है। आपको बताना है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा देने पर किसी माध्यम में शेष चुंबकत्व क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर को हम रेमनेंस कहते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में कोर के चुंबकीकरण परिवर्तन के कारण निम्न में से कौन सी हानियां होती है। आपको बताना ट्रांसफार्मर के कोर में चुंबकीकरण परिवर्तन के कारण निम्न में से कौन सी हानियां होती है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी हिस्टेरिसिस हानियां होती है, चुंबकीय कोर के कारण उत्पन्न होने वाली हानियां हिस्टेरिसिस हानियां कहलाती है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस हानि उचित का प्रयोग करके कम की जा सकती है। आपको बताना है ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस हानि को किसका प्रयोग करके कम की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोर में पदार्थ का प्रयोग करके हिस्टेरिसिस हानि को कम करते हैं, इसलिए ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। डायक टर्मिनल डिवाइस है। आपको बताना है डायक कितने टर्मिनल की डिवाइस होती है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी 2, इसके अंतर्गत 2 टर्मिनल डिवाइस होती है, डायक जो कि 2 टर्मिनल डिवाइस होती है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। IGFET एक डिवाइस है। आपको बताना है IGFET एक किस प्रकार की डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी है स्क्वायर नियम की एक डिवाइस है। आपको ध्यान रखना है IGFET जो कि स्क्वायर नियम की एक डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है आवर्ती प्रतिक्रिया के साथ कौन सा युग्मन न्यूनतम हस्तक्षेप उत्पन्न करता है। आपको बताना है आवर्ती प्रतिक्रिया के साथ कौन सा युग्मन न्यूनतम हस्तक्षेप उत्पन्न करता है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी डायरेक्ट कपलिंग जो कि न्यूनतम हस्तक्षेप उत्पन्न करता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एसी सिंगल फेज एनर्जी मीटर किस इकाई में ऊर्जा को रिकॉर्ड करता है। आपको बताना है एसी सिंगल फेज एनर्जी मीटर किस इकाई में ऊर्जा को रिकॉर्ड करता है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए किलोवाट घंटा में, यह इसको किलोवाट घंटा में
रिकॉर्ड करता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी भार को जोड़ने के बिना भी ऊर्जा मीटर में डिस्क गुणन कर रही हो तो त्रुटि कहा जाता है। आपको बताना है, जब किसी भार को जोड़ने के बिना भी ऊर्जा मीटर में डिस्क गुणन कर रही हो तो यह त्रुटि किस प्रकार की त्रुटि कहलाती है? तो यह त्रुटि रेंगने त्रुटि कहलाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रेंगने त्रुटि कहलाती है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एल्यूमिनियम डिस्क पर छिद्र किस कार्य में मदद करता है? आपको बताना है, एल्यूमिनियम डिस्क पर जो छिद्र होते हैं वह किस कार्य में मदद करते हैं? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है, रेंगने को रोके रखने के लिए उसमें छिद्र का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, करंट ट्रांसफार्मर का द्वितीयक क्या होगा? आपको बताना है करंट ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग होती है, उसमें क्या होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, पतली गेज को अधिक मोड़। पतली गेज के होते हैं लेकिन अधिक मोड़ होते हैं। आपको ध्यान रखना, करंट ट्रांसफार्मर में द्वितीयक में पतली गेज के अधिक मोड़ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक 100 वाट शक्ति वाला बल्ब 1 घंटे तक जलता है तो ऊर्जा खपत क्या होगी? आपको बताना है, यदि एक 100 वाट शक्ति वाला बल्ब 1 घंटे तक जलता है तो उसकी ऊर्जा खपत का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 kWh। 1000 को 1 घंटे तक जल रहा है तो इसमें 1000 का भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा 1 kWh। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, घटना से संबंधित शब्द हैं जो एक प्रेरक के माध्यम से करंट में परिवर्तन एक वोल्टेज को दूसरे में उत्प्रेरित करने का कारण बनता है। आपको बताना है वह कौन सी घटना है जिसमें एक प्रेरक के माध्यम से करंट में परिवर्तन एक वोल्टेज को दूसरे में उत्प्रेरित करने के कारण बनता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, पारस्परिक प्रेरित्व के कारण यह घटना होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानक सप्लाई आवृत्ति है। आपको बताना है भारत में मानक सप्लाई फ्रीक्वेंसी मान कितना है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, 50 हर्ट्ज, जो कि भारत में मानक सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान है। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और तथा आगे इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आपके एग्जाम में मदद मिल सके। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।